नमस्कार साथियों। संविधान सभा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमारा जो पिछला व्याख्यान था उसमें हमने पढ़ा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में आगे देखते हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष बनाने के बाद में उस संविधान सभा के सचिव थे HBR अयंगर को। आगे देखो HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव संविधान सभा का सचिव व BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव जबकि BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। BN राव बेनेगल नरसिंह राव बहुत ही कानून के ज्ञाता कानूनविद थे। सर BN राव इस संविधान हम बात करें सर BN राव की तो जो सर BN राव थे सर BN राव संविधान भारत के संविधान सभा का इन्होंने प्रारूप तैयार किया था। सर BN राव ने ही ब्रह्मा यानी कि म्यांमार का भी संविधान का प्रारूप तैयार किया था। सर BN राव कानून के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया और भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के साथ साथ सर BN राव ने ही ब्रह्मा जो अभी म्यांमार के नाम से बोला जाता पहले ब्रह्मा था उसका भी संविधान का प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। दूसरी बात सर BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सर BN राव थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यह अवैतनिक इन्होंने अवैतनिक अपनी सेवाएं दी संविधान सभा को बनाने के लिए, इसको ड्राफ्टिंग तैयार कराने के लिए सर BN राव ने अपनी सेवाएं दी, जबकि सर BN राव थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सर BN राव पहले भारतीय थे। देखिए सर BN राव पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। सर BN राव पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। तो हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ BN राव की हम भूमिका देख रहे हैं। सर BN राव है जो संवैधानिक सलाहकार है, ड्राफ्ट तैयार किया, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, अवैतनिक काम किया, भारत के संविधान सभा का प्रारूप ही नहीं, इन्होंने ब्रह्मा के देश यानी म्यांमार देश का भी संविधान का ड्राफ्टिंग तैयार किया। और सर BN राव ऐसे पहले व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर वो न्यायाधीश बने, भारत के प्रथम व्यक्ति थे। आगे देखो तो सर BN राव बहुत ही कानून के अच्छे ज्ञाता थे। संविधान के बारे में इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा।
अब आ जाती थी नियम समिति। देखो नियम समिति में कुल 15 सदस्य थे। इस समिति की अध्यक्षता इस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति में कुल 15 सदस्य थे। इस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में होती थी। इस समिति में एकमात्र महिला, नियमन समिति के अंदर 15 सदस्य थे। इन 15 सदस्यों में एकमात्र महिला दुर्गाबाई देशमुख थी। एकमात्र महिला सदस्य थी जो दुर्गाबाई देशमुख थी। एकमात्र सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख थी। आगे देखो नियम समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। एकमात्र महिला दुर्गाबाई देशमुख थी। अब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस उम्मीद के साथ में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, वो सोच रहे थे कि बहुत जल्द तुरंत ही पास हो जाएंगे, लेकिन इनमें समय लगा। और इसके लिए ऐसे भी संविधान सभा के अंदर जो एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं ले रहा था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंस एटली ने पहले ही कह दिया था कि संविधान सभा के अंदर एक बहुत बड़ा तबका अगर इसमें भाग नहीं लेता है तो हम इस संविधान को मान्यता नहीं देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जयकार साहब ने और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इसमें टेक्निकल इशू है और हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को इतना शीघ्र हमें पास नहीं करना चाहिए। उनका उद्देश्य यही था कि अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर देंगे तो मुस्लिम लीग जो आ नहीं रहा वो फिर कभी नहीं आएगा। फिर वो कहेगा कि आप लोगों को हमारी जरूरत ही कहाँ है, आपने तो उद्देश्य प्रस्ताव ही पास कर दिया, तब हम आके भी क्या करेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उस उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा के सदस्य M.R. जेकर तथा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के उद्देश्यों को तुरंत पास। संविधान सभा के सदस्य M.R. जेकर व डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के उद्देश्यों को तुरंत पास करने का विरोध किया। यानी कि इसके पीछे उनकी मंशा यही थी कि अगर हम अभी इनको तुरंत पास कर देंगे तो जो मुस्लिम लीग आ नहीं रहा वो कभी नहीं आएगा, वो इसका बहिष्कार ही कर देगा कि जब आपने उद्देश्य प्रस्ताव ही पास कर लिए तो हमारी आवश्यकता क्या है। तो जिस उम्मीद के साथ जवाहरलाल
नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, वो उद्देश्य प्रस्ताव इतनी जल्दी पास नहीं हो सके और अंत में 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास या स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा वो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव रखा। वर्तमान में हम संविधान की बात करें तो वर्तमान में जो हमारा संविधान है उस संविधान सभा के अंतर्गत ही, वर्तमान संविधान सभा के अंतर्गत ही जो उद्देश्य हैं इसी उद्देश्य को प्रस्ताव है, इन्हीं को उद्देशिका भी कहा जाता है। वर्तमान संविधान में वर्तमान संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य से, वर्तमान संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य से प्रस्ताव पर आधारित थी। इसी कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। इसी का उद्देश्य प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना भी इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसी कारण इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा, हमारी जो संविधान सभा बनी उस संविधान सभा द्वारा तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार। विधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया, यानी तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया और 22 जुलाई को तिरंगा या झंडा दिवस मनाया जाता है। तो संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया और 22 जुलाई को तिरंगा दिवस या झंडा दिवस के रूप में हम मनाया जाता है। धन्यवाद। इससे आगे की क्लास में हम अध्ययन करेंगे।